साथियों, आज पिछले 6-7 वर्षों का लेखा जोखा पढ़ रहा था। और लेखा जोखा कौन सा? जो भारत की केंद्र सरकार है उसका। साथियों, आज कुछ उसी पर चर्चा करेंगे। साथियों, जिस समय केंद्र में भाजपा की सरकार बनी उस समय आशाएं बहुत थी। आप समझ रहे होंगे और आपको अच्छे से याद भी होगा। राम मंदिर का मुद्दा हर पटल पर उठाया जाता था। कश्मीर की बात हर पटल पर उठाई जाती थी। साथियों, सरकारें बनती हैं, सड़कें बनती हैं, पुल बनते हैं, तमाम तरीके की व्यवस्थाएं होती हैं। ये तो साथियों 1947 से बाद से होता चला आ रहा है। लेकिन साथियों, इस सरकार के बनने के बाद भारतीयता और भारत की संस्कृति से बहुत आशाएं थी कि इसमें भी कुछ उत्तरोत्तर सुधार होगा। और साथियों, आज जहां हम खड़े हैं वहां हम देख रहे हैं कि जो सारी नजरें हैं, सारी आशाएं हैं, उसी केंद्र सरकार पर ही केंद्रित हैं। साथियों, इन 6-7 वर्षों में बहुत कुछ बदल गया है। लोगों की सोच बदल गई है, लोगों की बातचीत बदल गई है, लोगों के विरोध करने का तरीका बदल गया, बहुत कुछ बदल गया। लोग अब पहले से काफी ज्यादा जागरूक भी हो गए और खुलकर बोलने भी लगे। लेकिन इन 6-7 वर्षों में जो कुछ महसूस हुआ, जिसे अच्छे से जाना समझा, उनमें से कुछ बातें हम यहां पर करेंगे। साथियों, पत्रकारिता की बात होती थी और इसका हम चौथा स्तंभ मानते थे। लेकिन साथियों, इन 6-7 वर्षों में ऐसा कुछ समझ में आया कि इसमें भी 2 फाड़ हैं। और ये जो पत्रकारिता होती है, इनका भी कुछ ना कुछ मकसद होता है, कुछ ना कुछ इनका व्यक्तिगत स्वार्थ होता है। और अधिकांश तरीके से देखा है कि इनमें अधिकांश ऐसे पत्रकार हैं जो राजनीतिक पार्टियों से भी जुड़े होते हैं। हालांकि अभी ऐसे पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्रकारों की संख्या काफी बड़ी है, फहरिस्त काफी लंबी है, जो आज भी निष्पक्ष है। साथियों, दूसरा हमने देखा कि अधिकांश लेखक, साहित्यकार, साथियों, इन्हें भी जब जानने की कोशिश की तो देखा ये भी किसी न किसी विचारधारा से जुड़े हुए पाए गए। और ऐसा देखा गया कि इसमें से अधिकांश जो है वो निष्पक्ष नहीं होते। ये भी किसी न किसी राजनीतिक पार्टी की खास विचारधारा से जुड़े होते हैं और अपने लेखन के माध्यम से उसका प्रचार और प्रसार करते रहते हैं। इनका भी एक अपना एंगल होता है। साथियों, तीसरा हमने देखा पुरस्कारों की बात। देखा होगा अधिकांश पुरस्कार मिलते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार। और जब अब पुरस्कार मिलने की बारी आई तो ऐसा कुछ समझ में आया कि जो विगत में पुरस्कार दिए गए उनमें से कुछ ऐसे पुरस्कार भी थे जो राजनीति से प्रेरित जान पड़े, समझ आए। और हम ये कह सकते हैं कि इनको भी देने में कहीं ना कहीं निष्पक्षता नहीं दिखाई गई। साथियों, पहले हम फिल्में देखते थे, देख करके चले आते थे। लेकिन अब समझ में आया
कि बॉलीवुड की भी एक विचारधारा है। फिल्मों का सच पता लगा, वहां पर जो कांड हुए, सीबीआई जैसी संस्थाओं को जांच करना पड़ा और बॉलीवुड का भी एक असली चेहरा सामने आया। लक्ष्मी, दुर्गा, राधे, ये साथियों फिल्मों के नाम हैं, बाकी आप समझ सकते हैं। साथियों, अभी तक हम हिंदू धर्म समझते थे, लेकिन इन 7 वर्षों में जानने समझने को प्रेरित हुए और अब यह अच्छी तरह समझ में आया कि हिंदू एक धर्म नहीं है बल्कि भारतीयता है, एक संस्कृति है। और इसीलिए इस देश का नाम हिंदुस्तान है, जो संस्कृति के नाम से है। और ये हिंदुस्तान हिंदुओं का इकलौता देश है। साथियों, हमको पढ़ाया गया था कि हिंदू शब्द सिंध से बना है, क्योंकि ईरानी जो है सा को हा बोलते थे। लेकिन साथियों, इन 7 वर्षों में समझ में आया कि हिंदू शब्द ऋग्वेद में लाखों वर्ष पूर्व से ही लिखा गया था, अर्थात वर्णित था। साथियों, हमने पढ़ा, जो पढ़ाया गया कि जातिवाद, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, ये दसियों हजार साल से एक सनातनी व्यवस्था है। लेकिन साथियों, इन 7 वर्षों में ये मालूम हुआ कि ये जातिवाद, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, ये मुगलों के भारत में आगमन से उपजी कुव्यवस्था है, जिसे इतिहासकारों ने, वामपंथियों ने और अंग्रेजों ने सनातन से जोड़कर हिंदुओं को बांटा और इसे लिखित इतिहास बनाया। साथियों, इन 7 वर्षों में यह भी अच्छे से मालूम हुआ कि भारत की जो धर्म है सनातन, और जो भारत की संस्कृति हिंदू है, ये सबसे प्राचीन संस्कृति है। और इसी संस्कृति से यहूदी पैदा हुए, ईसाई पैदा हुए, मुस्लिम पैदा हुए, पारसी पैदा हुए, न जाने कितने धर्म पैदा हुए। और इसका पूरा एक इतिहास है, उसे जानने का मौका मिला। साथियों, हमने बचपन में पढ़ा था कि वास्को डी गामा धोखेबाज नहीं था और उसने भारत की खोज की। लेकिन साथियों, इन 7 वर्षों में हमें पता लगा कि उसने अपनी डायरी में लिखा था कि जब वो भारत आया तो वो भारतीय व्यापारी के साथ आया। उस समय भारतीय व्यापारियों के जहाज काफी उन्नत किस्म के हुआ करते थे, जिससे वो व्यापार करते थे। साथियों, ये भी जानकारी हुई कि धोखेबाज तो ये झूठा इतिहास लिखने वाले हैं। साथियों, पहले बप्पा रावल का नाम काम और पराक्रम ये अच्छी तरह से नहीं मालूम था, लेकिन इन 6-7 वर्षों में बप्पा रावल के नाम, काम और अद्भुत पराक्रम को जानने समझने का अवसर प्राप्त हुआ। और यह भी मालूम हुआ कि बप्पा रावल से डरकर लगभग 300 वर्ष तक जो मुस्लिम आक्रांता थे, उन्होंने भारत की तरफ रुख नहीं किया, यहां झांके तक नहीं। इतना भय व्याप्त हो गया था उन पर। साथियों, हमें बतलाया गया कि जो भारत का जो इतिहास है
वो बाबर से शुरू होता है और औरंगजेब पर खत्म हो जाता है। लेकिन साथियों, इन 7 वर्षों में ये जानने और समझने का पूरा मौका मिला कि बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, टीपू सुल्तान सहित ये जो सभी मुगल शासक थे, ये क्रूर थे, हत्यारे थे। इनका काम था तलवार के बल पर इस्लाम का प्रसार करना। ये हिंदुओं के नरसंहारक थे। ये सच्चाई इन्हीं 7 वर्षों में पता चली। साथियों, इन्हीं 7 वर्षों में यह भी समझने और जानने का अधिक अवसर मिला कि जो भारत में मशहूर मस्जिदें बनाई गई हैं, वो मशहूर हिंदू के मंदिरों को तोड़कर उसके ऊपर और उसके मलबे से इनको तैयार किया गया ताकि निशानी शेष न रहे और इन पर कोई दोबारा दावा न कर सके। साथियों, हमारे पूज्य बापूजी की जो तुष्टीकरण की नीति थी और भारत के विभाजन में जो उनका दृष्टिकोण था, उसका पूरा पूरा ज्ञान और जानकारी इन्हीं 7 वर्षों में हुई। साथियों, इन्हीं 7 वर्षों में हमारे पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी, उनको जानने समझने का पूरा मौका मिला। साथियों, कभी तो कश्मीर, लद्दाख और जम्मू के विषय में सुना करते थे, लेकिन साथियों, इन 7 वर्षों में इतनी चर्चाएं हुई कि इन 7 वर्षों में सब कुछ समझ में आ गया कि पाकिस्तान ने किस तरह से कब्जा किया इस पर, और वो कौन से लोग हैं जो इसको भारत का हिस्सा नहीं मानते आज भी। साथियों, इन्हीं 7 वर्षों में जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 370 है, उसके नासूर बनने के प्रकरण का पता लगा और अपनी आंखों से उसको समाप्त होते भी देखा। साथियों, इन्हीं 7 वर्षों में पता लगा कि आज तक कश्मीर में दलितों को आरक्षण का अधिकार नहीं मिलता था। साथियों, यह भी पता लगा जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वहां भी दलितों का आरक्षण नहीं मिलता था। और यह भी पता लगा कि वो ऐसी जगह है जो लगता है कि संविधान से परे है। साथियों, इन्हीं 7 वर्षों में जेएनयू की असलियत, वहां के सियासी खेल, वहां की राजनीतिक पैंतरेबाजी, हमारे टैक्स से पलने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग का पता भी इन्हीं 7 वर्षों में लगा। साथियों, ये जो हमारा लेफ्ट विंग है, जिसको हम वामपंथी कहते हैं, इनकी कुछ विचारधाराएं देश हित में नहीं है, इस बारे में अच्छी तरह से जानने समझने का मौका इन्हीं 7 वर्षों में मिला। साथियों, पहले जय भीम और जय मीम के विषय में इतना अधिक ज्ञान नहीं था। इन्हीं वर्षों में बाबा साहब को पढ़ने का, जोगेंद्र नाथ मंडल को पढ़ने का, समझने का, जय भीम समुदाय के बारे में जानने का पता लगा। और यह भी पता लगा कि भीमराव के नाम पर उनके मत से सर्वथा भिन्न जो दलित का खेल जो खेला जा रहा है, उसका पता लगा। साथियों, मीम, भीम, दलित और हिंदू दलित अलग अलग होते हैं, ये भी पता इन्हीं 7 वर्षों में चला। साथियों, ईसाई मिशनरी और धर्मांतरण के बारे में भी इन्हीं 7 वर्षों में पता लगा। इतना शोर हुआ, चारों तरफ के 3 तलाक, हलाला,
तहरूस, मैसर, मुताह जैसी कुरीतियों के नाम भी अब जाकर समझ में आए कि इनका मतलब क्या है। साथियों, इन्हीं 7 वर्षों में पता चला कि धिम्मी, काफिर, मुशरिक, शिर्क, जिहाद, क्रूसेड अर्थात धर्म युद्ध, इन जैसे शब्द हिंदुओं के लिए क्या संदेश रखते हैं। साथियों, अगर सच बताऊं तो गजवाए हिंद के बारे में भी पता नहीं था, कभी नाम भी नहीं सुना था। यह सब इन्हीं 7 वर्षों के बारे में पता चला। स्टॉकहोम सिंड्रोम और लव जिहाद को बड़े करीब से जाना। साथियों, ये जो सेकुलरिज्म का खेल जो खेला जा रहा था भारत में, इसकी असलियत अब पता लगी। साथियों, सेकुलरिज्म तो कहीं दिखता ही नहीं है। इस्लाम अपनी कुरान से बंधा हुआ है, ईसाई अपनी बाइबल से, सिख गुरु ग्रंथ साहिब से बंधा हुआ है। मेरा कहने का मतलब है कि सभी अपने अपने से बंधे हुए हैं। फिर ये सेकुलरिज्म, इसका पाठ किसके लिए था? ये समझ में आया कि यह पाठ केवल हिंदुओं के लिए उदारवाद का खेल था। मानवाधिकार, बॉलीवुड गैंग, बड़ी बिंदी गैंग, लुटियंस जोन, इन सब का नाम इन्हीं 7 वर्षों में समझ में आया और इन सब के लिए केवल हिंदू एक चारा बना हुआ था, यह भी अच्छी तरह समझ में आया। साथियों, हिंदू पर्सनल लॉ और मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग है, यह भी सोशल मीडिया ने ही बताया। हमारे माननीय प्रथम प्रधानमंत्री ने हिंदू पर्सनल लॉ को समाप्त कर दिया, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ आज भी लागू है। ये बात अच्छी तरह इन्हीं 7 वर्षों में समझ में आई। साथियों, इन्हीं 7 वर्षों में समझ में आया कि भारतीय इतिहास के नाम पर हमें जो इतिहास पढ़ाया गया वो एक झूठा इतिहास था। जिन मुगलों ने हमें लूटा, हमारी अस्मत को लूटा, हम पर अत्याचार किया, उन्हें इतिहास में महान बताया गया। यदि कोई बाहरी व्यक्ति आपके घर पर कब्जा कर ले, आपको लूटे, आपकी हत्या करे, आपके बहू बेटियों के साथ बलात्कार करे, अत्याचार करे, वो भी तलवार के जोर पर, तो वो व्यक्ति महान कैसे हो सकता है? लूटने वाला लुटेरा महान कैसे हो सकता है? साथियों, हमारे देश में अनेक राजनीतिक पार्टियां हैं जिनकी अपनी अपनी विचारधारा है। इन्हीं 7 वर्षों में इन राजनीतिक पार्टियों की वास्तविक हकीकत और उनके एजेंडे का पता चला। साथियों, क्योंकि भारत में पहली बार एक अलग संस्कृति की सरकार बनी, जिसकी वजह से मानसिक आंदोलन हुआ। लोगों को बहुत सी बातें सोचने पर मजबूर हो गए वो, और अभिव्यक्ति की आजादी और सही इतिहास जिसे दफन कर दिया गया था, वो आज धरती फाड़कर बाहर आ रहा है। साथियों, मैं ये तो नहीं कहता कि जो बातें समझ में आई वो सब कुछ 100% ठीक हो सकता है। हो सकता है इसमें कुछ झूठ का अंश भी हो, लेकिन साथियों, पहले जो कुछ समझते थे, पहले जो कुछ इतिहास बताया जाता था, वो सारा का सारा 100%, 100% झूठ का एक पुलिंदा ही था। और ये पुलिंदा हमको वामपंथी पढ़ाते रहे। और देश के पहले जो शिक्षा मंत्री थे,
उनके विषय में आप जरूर पढ़ें। और उन शिक्षा मंत्री महोदय ने हमें जो पाठ पढ़ाया, जो शिक्षा की शुरुआत की, प्रारंभ किया, वो आज लगता है कि कहीं न कहीं उसमें कोई न कोई कमी अवश्य थी। साथियों, आज अवसर है अपने इतिहास को जानें, समझें, एकता मानवता के सूत्र में बंधें, अपने धर्म को ही श्रेष्ठ न समझें, दूसरे धर्मों का आदर सत्कार करें, और जो आपके धर्म को जितना प्रेम और प्यार देता है, आप भी बदले में उसे उतना ही प्यार और प्रेम जरूर दें। जो आपकी संस्कृति को प्यार करे, आप भी उसकी संस्कृति को उतना ही प्यार दें। साथियों, ये बराबर का व्यवहार जब तक नहीं होगा, तब तक न तो प्यार होगा और न मानवता की हम रक्षा कर पाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।